Morning students are today discuss about second law of thermodynamics. And students in previous video discuss about spontaneous and non-spontaneous process. And spontaneous process phenomena is also known as spontaneity. तो स्टूडेंट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो नेचुरल अकरिंग होते हैं या जो अपने आप से हो जाएं, जिन्हें हमें हल्का सा इनिटिएशन करना है, स्टार्ट करना है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। जैसे बहुत सारी हमारी मेटल्स हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाती हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, सोडियम का मॉइस्चर से रिएक्ट करना हो गया, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन हम देखें इसके अपोजिट ऐसे प्रोसेस जो हम या जो अपने आप से इटसेल्फ से या हल्के से इनिटेशन से नहीं हो सकते, जैसे गोल्ड की रिएक्शन हो गई, सिल्वर का रिएक्शन हो गया, ये सब। तो थर्मोडायनामिक्स लॉ सेकंड लॉ ये बताता है ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। जितने भी नेचुरल प्रोसेस है स्टूडेंट्स वो सब क्या है, इरिवर्सिबल है, यानी कि उन्हें हम बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के, एक्सटर्नल सोर्स के वापस नहीं ला सकते। दूसरा, कई सारे इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया है। दूसरा समझते हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल चेंज ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। किसी भी बाहर के एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल जो हमारे फोर्स होंगे उनके हेल्प के बिना हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स या चेंज नहीं कर सकते। और यही हो जाता है, हम जो कहते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स एंड टोटल चेंज इज मोर देन जीरो। टोटल चेंज आगे की तरफ चलता है। तो इसको हम मैथमेटिकल ऐसे भी कह सकते हैं, द डेल्टा एस चेंज इन सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग मोर देन जीरो। ये हमारा है स्टूडेंट थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ। सीधी सी बात है कि कोई भी हमारा नेचुरल प्रोसेस होता है उसे हम बिना किसी एक्सटर्नल सिस्टम के हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अब कैसे, इसे समझने की बात है। अब मान लीजिए स्टूडेंट ये हाइट है, यहां पर एक हाइट हमने बना दी और इस हाइट से वाटर फ्लो नीचे कर रहा है, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। हाइट से वाटर नीचे आ रहा है, ये अपने आप एक नेचुरल फिनोमिना है। उसके अंदर ड्राइविंग फोर्स कर रहा है, ये नेचुरल फिनोमिना है। अब इसमें कैसे चेंज कर सकते हैं हम? अगर हम यहाँ बीच में बाहर से कोई एक ऐसा सोर्स बना दें जिससे कि वाटर का फ्लो ऊपर नीचे न जा करके केवल इसकी सरफेस पर ही है, तो बीच में आप स्टूडेंट जो ये रोक रहे हैं इस वाटर को जो आप रोक रहे हैं, ये आपने क्या करा, बाहर से एक्सटर्नल सोर्स लगाया है। तो नेचुरल फिनोमिना क्या है? नेचुरल फिनोमिना फ्लो करने की, ऊपर से नीचे की तरफ, अप टू डाउन। वो तो नेचुरल प्रोसेस अपने आप में, वो तो होना ही होना है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि स्टूडेंट होता क्या है, अगर हम यहाँ पर एक डैम बना दें या एक कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा दें तो क्या होगा, फ्लो चेंज हो जाएगा। तो आपने बाहर से कराया ना ये काम। तो ये बन जाता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और जिसे हम मैथमेटिकली हम या एक फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं, डेल्टा एस सराउंडिंग सिस्टम है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया सिस्टम प्लस सराउंडिंग, और यहां पर हम कह सकते हैं यूनिवर्स। क्या कह सकते हैं? यूनिवर्स। और अब स्टूडेंट एक नई टर्म आई है, एक नई बात समझनी है हमें। इसलिए कहा जाता है, ये बुक्स में भी है और वैसे भी प्रूफ हो चुका है, यूनिवर्स इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जितने भी चेंज है स्टूडेंट्स वो आगे की तरफ चल रहे हैं, और वो चेंज कहाँ जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में, वहां पर कलेक्शन होता जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं यूनिवर्स इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो है हमारा एंट्रोपी। क्या है स्टूडेंट? एंट्रोपी को हमें समझना है। एंट्रोपी भी सेकंड लॉ में बहुत काम करता है। एंट्रोपी देखते हैं, एंट्रोपी एस, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस हो सकता है। डेल्टा एस अगर हम यहाँ नोट कर दें, डेल्टा एस मतलब स्टूडेंट चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट अपने आप में, और बहुत आसान टॉपिक है। एंट्रोपी मीन्स द डिग्री ऑफ रैंडमनेस या और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम।
एंट्रोपी मीन्स डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो एंट्रोपी की क्या डेफिनेशन स्टूडेंट? डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी, डिनोटेड बाय एस, एंड चेंज ऑफ एंट्रोपी डिनोटेड बाय डेल्टा एस। और क्या इसका रिलेशन है ये हम समझ लें तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, या हम लिख सकते हैं क्यू रेस्पॉन्ड टू द डेल्टा एस सो दैट डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। दोनों फॉर्मूले सही हैं और यूनिट बन जाता है स्टूडेंट हमारा जूल पर केल्विन। ये तो इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट, एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट अगर हम देखें एक्चुअली में एंट्रोपी है क्या, क्या है ये डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब यहां पर हम देखते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। ये स्टूडेंट हमारे सॉलिड के पार्टिकल हैं और हम देखते हैं स्टूडेंट ये हमारे गैस के पार्टिकल हैं, सॉरी लिक्विड के पार्टिकल है, और फिर स्टूडेंट हमारे किसके पार्टिकल हैं? गैस के। फिर किसके पार्टिकल है? हमारे गैस के। अब हम तीनों डायग्राम में देखें स्टूडेंट तो रैंडमनेस किस में ज्यादा, कौन दूर दूर है, कौन डिसऑर्डर ज्यादा है? ये परफेक्ट ऑर्डर हो गया, इसमें थोड़ा सा ऑर्डर नहीं है, इसमें ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं, ये रैंडमनेस होता है। रैंडमली मतलब कितना भी डिस्टेंस हो सकता है, इसे हम कहते हैं डिसऑर्डर। तो स्टूडेंट यहां पर कहा जाता है गैसेस हैव द हाई एंट्रोपी, ऑल द गैसेस हैव द मोर एंट्रोपी इन कंपेयर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। एंट्रोपी लिक्विड में भी होती है, कम होती है, थोड़ा सा उनमें परफेक्ट आ जाता है। गैसेस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, रैंडमनेस ज्यादा होती है, एंट्रोपी सबसे ज्यादा गैसों की होती है। और सॉलिड, परफेक्ट सॉलिड किसे कहते हैं? परफेक्ट सॉलिड उसे कहते हैं स्टूडेंट जिसकी एंट्रोपी जीरो होती है, और यही हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ। थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ यही कहता है परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंट्रोपी शुड बी जीरो एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्लियर है स्टूडेंट? तो डिग्री ये एंट्रोपी की बात हो गई हमारी। और कैसे समझ सकते हैं? एक रबड़ बैंड को स्ट्रेच कर दीजिए तो जहां तक आप ले गए, जहां तक वो रैंडमली चला गया, ये एंट्रोपी इंक्रीज होगी, छोड़ दिया आपने एंट्रोपी वहीं पर आ गई। वाटर का बॉईल हो जाना, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम रहता है, तो लिक्विड में एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी स्टूडेंट, और बॉइलिंग करने पर वेपर दूर दूर फैल जाएंगे, एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगी। तो सारी गैसेस कहाँ जा रही हैं? एटमॉस्फेयर में जा रही हैं। एटमॉस्फेयर में जा रही है तो फैल रही है तो क्या? एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो हम कह रहे हैं यूनिवर्स कम, जो मामला है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये एंट्रोपी की बात हुई स्टूडेंट। और भी ले सकते हैं, शुगर के पार्टिकल हमारे पास, उनके एंट्रोपी जीरो है, लेकिन आफ्टर सम टाइम शुगर डिसॉल्व इन द वाटर एंड स्टार्टिंग विद, सो एंट्रोपी नॉट जीरो, एंट्रोपी इंक्रीज हो चुका है। तो ये एंट्रोपी के कुछ मैंने आपको एग्जांपल बताए स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स के थर्ड लॉ के बारे में कि क्या है थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ है वो क्या बताता है, जो वैसे तो डिस्कस हो चुका है अभी। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अब स्टूडेंट जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये एंट्रोपी पर डिपेंड है। अब हमने देखा अभी समझा कि सॉलिड की एंट्रोपी जीरो है, तो सॉलिड को लेकर के ये लॉ साइंटिस्ट ने बनाया कि जब हमारे पार्टिकल सॉलिड क्लोजली पैक्ड होंगे तो उसके अंदर मूवमेंट नहीं होगी, वो हल्का सा मूवमेंट करेगा तो अपनी पोजीशन पर ही ऑसिलेशन करेगा। क्लियर है? तो अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड और आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव टू द जीरो एंट्रोपी एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर एंट्रोपी जीरो हो सकती है, जहां पर मूवमेंट ना हो रही है, हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कह रहे हैं। और जैसे एंट्रोपी जीरो हो जाती है तो हमारा क्रिस्टल या कोई भी सॉलिड क्या बन जाता है? परफेक्ट सॉलिड बन जाता है। तो परफेक्ट सॉलिड की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, या आइडियल क्रिस्टल की क्या डेफिनेशन है? एंट्रोपी उसकी क्या हो जानी चाहिए? जीरो। यही हमारा थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ है। एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड शुड बी जीरो एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये छोटा सा लॉ था। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, एक और टर्म आती है इस चैप्टर में
जो है हमारी गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को समझना भी जरूरी है स्टूडेंट कि क्या है ये गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स जो है स्टूडेंट साइंटिस्ट रहे जिन्होंने थर्मोडायनामिक्स में एक नया टर्म दिया और एक्चुअली में एनर्जी को ही उन्होंने एक नई तरीके से नए फॉर्म में नोट कराया है। गिब्स फ्री एनर्जी इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूजफुल टू डू वर्क, यानी कि एनर्जी का एक वो फॉर्म जिसको हम वर्क की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जिससे हम कुछ परफॉर्म करा सकते हैं, या जो यूजफुल एनर्जी हम यूज कर सकते हैं वही हमारी बन जाती है गिब्स फ्री एनर्जी। अब जैसे हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद जो एनर्जी बाहर निकलता है उस एनर्जी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, वही एनर्जी होती है हमारी गिब्स फ्री एनर्जी। तो यूजफुल वर्किंग एनर्जी भी हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अब मान लीजिए कैसे हम समझे इस बात को स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है वहां पर एनर्जी रिलीज होती है और उस केमिकल एनर्जी को हम किस में चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी चेंज टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि एनर्जी यूज टू द वर्क, उस एनर्जी को हम वर्क की फॉर्म में यूज कर रहे हैं और उसका आगे नया नया हम इम्प्लीशन करते जा रहे हैं। तो जब नया नया हम यूज करते जा रहे हैं तो क्या बन जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी बन जाता है। और इनका सिंबल क्या है स्टूडेंट, जी है, जी फॉर गिब्स एनर्जी एंड चेंज इन गिब्स एनर्जी इज डेल्टा जी। और इसी बीच एक इक्वेशन बनाई गई स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन। वो क्या है उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। एक इक्वेशन बनता है स्टूडेंट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के टी डेल एस। डेल्टा जी मींस गिब्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी हीट, टी टेम्परेचर, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज। ये रिएक्शन कहलाती है स्टूडेंट गिब्स हेल्म, शॉर्ट में लिखते हैं हमने हैमिल्टन इक्वेशन। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के टी डेल एस। और अगर हमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रखना होगा तो टी डेल एस कैसे रखना पड़ेगा हमें, माइनस में। अब हम कुछ और रिमेंबर पॉइंट सीखने हैं। अगर स्टूडेंट किसी सिस्टम का डेल्टा जी निगेटिव आता हो तो क्या होने वाला है, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आता हो तो क्या होने वाला है, और अगर डेल्टा जी जीरो आता हो तो क्या होने वाला है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं स्टूडेंट उनके लिए कंडीशन है डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। इफ डेल्टा जी पॉजिटिव प्रोसेस इज द नॉन स्पॉन्टेनियस एंड डेल्टा जी जीरो इज इक्विलिब्रियम। हीट एक्सचेंज हुई नहीं हुई, बराबर हीट निकली है। अगर हमारा हीट जनरेट होकर बाहर निकलता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाता है तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे यहां पर हम देखते हैं जितने भी अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो क्या बन जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए है, और डेल्टा जी जीरो आ गया सिस्टम सराउंडिंग के बीच में तो क्या बन गया, इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। तो याद रखना है आपको, क्वेश्चन ऑप्शन मिल सकता है फॉर अ सिस्टम डेल्टा जी इक्वल टू जीरो तो क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन इक्विलिब्रियम। तो आप क्या करें, इक्विलिब्रियम करेंगे। डेल्टा जी पॉजिटिव अगर आपका आ जाता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और डेल्टा जी निगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस। एक ये टर्म भी खत्म हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी का। तो इस फैक्टर से स्टूडेंट हमें करना क्या है, हमें छोटी छोटी चीजें समझनी है, ये हम सब बातें करनी है। और इसके बाद आता है स्टूडेंट एक बहुत छोटा सा लॉ जिसे हम कहते हैं हेन्स लॉ हीट ऑफ समेशन। हेन्स लॉ हीट ऑफ समेशन क्या है, हेन्स लॉ हीट ऑफ समेशन। अब ये एक नया लॉ बनाया गया है हेन्स का लॉ। अब ये हेन्स का लॉ क्या है स्टूडेंट, बहुत आसान सा है कि जो हमारी थर्मोडायनेमिकली इक्वेशन होती हैं किसी भी रिएक्शन की, जो एनर्जी चेंज होता है, तो ये लॉ कहता है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को सीधे डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करें या उसे स्टेप वाइज चेंज करें, दोनों केस में टोटल एनर्जी बराबर रहने वाली है। जैसे समझते हैं छोटा सा तरीका, हम डायरेक्ट आ गए, हमने लिख दिया A to C, क्या लिखते स्टूडेंट, A to C, और यहां पर जो एनर्जी थी उसे हमने बोल दिया Q1।
या जो भी हीट रही है, या फिर कम करें डेल्टा H1 ले लीजिए। फिर हमने इसे सिस्टम को थोड़ा चेंज करा, हमने कहा भाई नहीं A से हम B पे जाएंगे पहले और B से हम कहा जाएंगे C पर जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाता है डेल्टा H1 और यहाँ पर हो जाता है डेल्टा H2, तो टोटल चेंज हो जाता है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो स्टूडेंट यहाँ हम देखते हैं ये दोनों का इक्वल इसके इक्वल के बराबर है। तो जितनी भी थर्मोडायनेमिकली इक्वेशन है उनका सम चाहे हम अलग अलग तरीके से कराएं और चाहे सीधे डायरेक्ट तरीके से कराएं, दोनों का सेम आना है। और इसीलिए कहा जा रहा है हीट ऑफ समेशन सम। तो आर रिएक्शन चेंज और डायरेक्ट चेंज सेम ऑफ द एंथैल्पी चेंज। इफ द रिएक्शन चेंज टू द स्टेप बाय स्टेप तो टोटल सेम में भी इक्वल, दोनों का सम इक्वल रहने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। और अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कुछ फॉर्मूलों की जो हमारे काम आने वाले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं उन पर एक बार देख लेते हैं हम। तो आपका फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, सबसे पहले आता है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। एक फॉर्मूला आता है स्टूडेंट यहाँ पर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या माइनस भी हो सकता है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। एक फॉर्मूला आता है डेल्टा एच एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और एन जी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस स्टेट, जिसे हम कहते हैं डेल्टा एन जी। कैसे निकालना होता है स्टूडेंट, ये निकालना होता है एन पी माइनस एन आर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। इसके अलावा एक और फॉर्मूला काम करने वाला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के टी डेल एस। एक हमारा गैस केसी के साथ फॉर्मूला चलता है डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 आरटी लॉग केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करने वाले स्टूडेंट, क्योंकि ये हमारा चैप्टर 7 में पूरी डिटेल में है, तो हम वही डिस्कस करेंगे। ये कुछ फॉर्मूले हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर एक इस चैप्टर में ज्यादातर डिस्कशन एंथैल्पी डेल्टा एच के साथ है, एंट्रोपी के साथ है, इंटरनल एनर्जी के साथ है, तो उन्हें समझना है। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर आकर ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हें हम नोट कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा स्टूडेंट चैप्टर यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम धीरे धीरे अपना रिवीजन करते रहेंगे, अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर में आपको क्या काम करना है स्टूडेंट, हमारे 1 to 6 तक इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन है, उन्हें हमें सोल्व करना है। और आप नेट की हेल्प से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, वहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन है, उन्हें सोल्व करेंगे, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आपका एग्जाम पेपर भी आना है। ओके स्टूडेंट्स।